नमस्कार साथियों, मैं निहारिका स्वर्णिम और आप देख रहे हैं कर्माज्योति सिविल सर्विसेज। आज की इस क्लास में हम जेपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला हजारीबाग का कंप्लीट कंसेप्चुअल और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप झारखंड स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम हजारीबाग जिले को किन किन पहलुओं से समझने वाले हैं। पहले हम इसका एक परिचय लेंगे और देखेंगे कि ये झारखंड के नक्शे पर कहाँ स्थित है। फिर हम इसके भौतिक भूगोल और पर्यावरण को समझेंगे। इसके बाद हम इसके बहुत ही गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका पर नजर डालेंगे। फिर हम यहाँ के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कृषि को समझेंगे, जो यहाँ के जीवन का आधार है। 5वें भाग में हम यहाँ की संस्कृति और जनजातियों को जानेंगे। और हाँ, सबसे अंत में जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है वो है एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, परिचय और अवस्थिति। देखिए, किसी भी जिले को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक आइडेंटिटी, मतलब कि उसकी भौगोलिक और प्रशासनिक पहचान को समझना बहुत जरूरी होता है। ये हमारी आगे की पूरी समझ के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा। सबसे पहले इसके नाम पर ही गौर करते हैं। हजारीबाग यानी हजार बागों वाला स्थान। नाम में ही कितनी खूबसूरती छिपी है ना? ये नाम हमें इस क्षेत्र के ऐतिहासिक प्राकृतिक सौंदर्य का एक अंदाजा देता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स आपकी समझ को और गहरा बनाते हैं, तो इन्हें ध्यान में जरूर रखिएगा। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ हजारीबाग की भौगोलिक स्थिति और उसके पड़ोसी जिलों के बारे में बताया गया है। एक बात का ध्यान रखें, ये जो डिटेल्स हैं ये 1961 के सेंसस डेटा पर आधारित हैं। उस समय उत्तर में गया और मुंगेर थे, पूर्व में संथाल परगना और धनबाद, दक्षिण में रांची और पश्चिम में पलामू और गया। प्रीलिम्स में अक्सर जिलों की सीमाओं को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाँ, ये रहा आपका पहला एग्जाम टिप। इस फैक्ट को बिल्कुल याद रखिएगा कि हजारीबाग जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन का हिस्सा है। ये झारखंड का एक बहुत ही प्रमुख प्रशासनिक और भौगोलिक जोन है। ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस के आंसर की शुरुआत करने के लिए भी एक बेहतरीन लाइन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हजारीबाग का भौतिक भूगोल कैसा है। याद रखिए, किसी भी जगह की जमीन, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के जंगल, यही सब मिलकर वहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार देते हैं। तो आइए हजारीबाग की जमीनी हकीकत को और करीब से जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 4479 फीट, ये जेपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही संभावित प्रश्न है। ये पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है, जो न सिर्फ हजारीबाग जिले की पूर्वी सीमा पर है, बल्कि पूरे झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ये फैक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। तो हजारीबाग की जमीन को समझने के लिए आपको इस 2 स्तरीय पठार व्यवस्था को समझना होगा। सोचिए, एक बड़ा सा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2000 फीट है। हजारीबाग शहर इसी ऊपरी पठार पर बसा है, और फिर इस पठार के चारों ओर निचले पठार हैं जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 1300 फीट है। ये जो ऊंचाई का अंतर है, यही यहाँ की नदियों के बहाव और यहाँ की पूरी टोपोग्राफी को तय करता है, जैसे कि दामोदर नदी जो दक्षिणी हिस्से में एक घाटी बनाती हुई बहती है। और ये चार्ट हमें क्या बताता है? ये 1961 के आंकड़ों के हिसाब से जिले के लैंड यूज को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 3051 स्क्वायर माइल्स, जंगलों से घिरा हुआ था। इससे ये साफ हो जाता है कि हजारीबाग एक प्रमुख वन जिला है। ये बात न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से, बल्कि यहाँ की जनजातीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मायने लगती। ये रहा आपका अगला एग्जाम टिप। जब आप मेंस का आंसर लिखें तो इस पॉइंट को जरूर मेंशन करें। दामोदर नदी हजारीबाग के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और एक बहुत महत्वपूर्ण घाटी बनाती है। ये घाटी इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों, खासकर कोयले के लिए जानी जाती है। तो नदी, घाटी और खनिज, इन तीनों का कनेक्शन बहुत जरूरी है। अब हम जिले के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है इसका इतिहास। हजारीबाग का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, प्राचीन काल से लेकर भारत की आज़ादी की लड़ाई तक। ये सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये टाइमलाइन हमें हजारीबाग के ऐतिहासिक सफर पर ले जाती है। देखिए, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को इसी जिले की पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये इस जगह को एक महान तीर्थ स्थल बनाता है। और फिर अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास में देखें तो 1940 में रामगढ़ में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एक मील का पत्थर था। इन सभी घटनाओं ने हजारीबाग की कहानी को गढ़ा है। 1857 के आंदोलन को लेकर ये जानकारी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जहां रामगढ़ बटालियन ने 30 जुलाई को विद्रोह किया था, वहीं दूसरी तरफ इस एक्सर्प्ट से पता चलता है कि विद्रोहियों को हजारीबाग में बहुत ज्यादा स्थानीय समर्थन नहीं मिला और आखिरकार 2 अक्टूबर 1857 को चतरा की लड़ाई में उन्हें हरा दिया गया। ये हमें बताता है कि इतिहास हमेशा सीधा और सरल नहीं होता, उसमें कई परतें होती हैं। ये लीजिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप। ये फैक्ट जेपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। 3 बातें याद रखनी हैं। साल 1940, जगह रामगढ़ और अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन तीनों को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अच्छा, इतिहास से निकलकर अब हम वर्तमान की ओर आते हैं और समझते हैं कि ये जिला आज कैसे चलता है। यहाँ का प्रशासन कैसा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर टिकी है और यहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं। मेंस की परीक्षा में इस सेक्शन से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये टेबल हमें 1961 के समय के प्रशासनिक ढांचे की एक तस्वीर देता है। उस समय हजारीबाग जिले में 3 सब डिविजन्स हुआ करते थे, हजारीबाग सदर, चतरा और गिरिडीह। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही तीनों सब डिविजन्स आगे चलकर अपने आप में स्वतंत्र जिले बन गए। तो ये डेटा हमें इस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो हजारीबाग की आर्थिक शक्ति इसके खनिज संसाधनों में छिपी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभ्रक यानी मायका और कोयला यानी कोल यहाँ की अर्थव्यवस्था के 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं। ये यहाँ से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनके अलावा पशुपालन भी एक प्रमुख घरेलू उद्योग है। और ये जो खनिज और दूसरे उत्पाद हैं, इन्हें बाजार तक पहुंचाने का काम करती हैं ये सड़कें। ये नेशनल हाईवेज जिले की लाइफलाइन है, खासतौर पर नेशनल हाईवे 2, जिसे हम ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। ये सड़कें सिर्फ परिवहन का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये व्यापार और विकास का भी जरिया है। एक और एग्जाम टिप नोट कर लीजिए। झारखंड की अर्थव्यवस्था पर कोई भी सवाल आए तो अभ्रक यानी माइका का जिक्र जरूर कीजिएगा। हजारीबाग दुनिया के सबसे बड़े अभ्रक भंडारों में से एक के लिए मशहूर है। ऐतिहासिक रूप से इस जिले की पूरी अर्थव्यवस्था माइका माइनिंग और एक्सपोर्ट के इर्द गिर्द घूमती रही है। किसी भी जिले की असली आत्मा उसके लोगों में बसती है। तो चलिए अब हम हजारीबाग के सामाजिक ताने बाने को देखते हैं। यहाँ के लोगों, यहाँ की संस्कृति और जनजातियों के बारे में जानते हैं। ये आंकड़ा हमें 1961 की सामाजिक संरचना की एक झलक देता है। उस जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी 2,96,387 थी, जो एक महत्वपूर्ण संख्या है। हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, पर ये हमें ऐतिहासिक जनसांख्यिकी को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा हजारीबाग संथाल, मुंडा और ओरांव जैसी प्रमुख जनजातियों का भी घर रहा है, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति, त्योहार और परंपराएं हैं, जो इस क्षेत्र को और भी रंगीन बनाती हैं। चलिए अब हम अपनी क्लास के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में आ गए हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे परीक्षा के नजरिए से परखने का समय आ गया है। मेरे साथ इन सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो ये रहे आपके लिए 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला सवाल पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई के बारे में है, दूसरा 1940 के कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा है और तीसरा सवाल ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में है। हमने इन तीनों पर ही विस्तार से बात की है। जरा सोचिए। ठीक है, उम्मीद है आपको उत्तर मिल गए होंगे। पहले का सही जवाब है बी 4479 फीट, दूसरे का सही जवाब है सी रामगढ़ और तीसरे का सही जवाब है सी NH2। और अब मेंस की तैयारी के लिए इन 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर विचार कीजिए। पहले सवाल में आपको हजारीबाग की भौगोलिक विशेषताओं को उसके आर्थिक विकास से जोड़ना है और दूसरे सवाल में आपको स्वतंत्रता संग्राम में खास तौर पर 1920 से 1942 के बीच हजारीबाग की भूमिका का विश्लेषण करना है। इन दोनों का जवाब लिखने के लिए आज की क्लास के सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा।
अगर आपको ये डिटेल्ड डिस्ट्रिक्ट एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कर्मा ज्योति सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं निहारिका स्वर्णिम आपसे फिर मिलूंगी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, विश्वास बनाए रखिए।